एग्जाम की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आज की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनल लेवल की जो खबरें हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नेशनल लेवल की जो सबसे पहली खबर आई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण से आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, जहाजरानी मंत्रालय है, अब उसका नाम क्या कर दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री बंदरगाह है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय उसका नाम कर दिया। 3 नाम जोड़ दिए। पहले केवल इसे शिपिंग मिनिस्ट्री के नाम से ही क्या किया था, जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री का नाम बदला गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदला गया। क्या नाम रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो मोदी है उसको कहाँ ये संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये वहाँ संबोधन किया जब वो रो फैक्स जो फेरी परियोजना है उस परियोजना का गुजरात में उद्घाटन कर रहे थे। कौन सी, रो फेरी वीक बोलते हैं, रो फेरी, रो फेरी। रो फेरी में आर ओ का मतलब क्या, रोल ऑन रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब क्या होता है, रो फेरी नाम का अर्थ क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे जहाज़ वगैरह पे क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप जहाज़ के द्वारा भी जा सकते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाज़ में आप एज ए पैसेंजर बैठे हैं, वहाँ आपकी गाड़ी की है वो पूरी की पूरी गाड़ी को उस जहाज़ में लोड कर दिया जाएगा और फिर जिस गंतव्य में आपको जाना है वहाँ पर आपकी गाड़ी को वहाँ से उतार दीजिए और आप बाय रोड वहाँ आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। इस प्रकार की ये सुविधा है। जैसे मान लीजिए ट्रक वगैरह भी हों तो कोई माल लेकर ट्रक जा रहा हो तो उस ट्रक को यहाँ पे इस जहाज़ में लोड कर दिया जाएगा और वहाँ पे वो ट्रक उतार कर छोड़ दिया जाएगा ताकि वो बाय रोड जा सके। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं उसे रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं। ये सुविधा सबसे पहले भारतीय रेलवे में शुरू हुई थी। रो सेवा जो कोंकण रेलवे पर चल रही थी सफलतापूर्वक, और रो परियोजना वो जलमार्ग में पहली बार लॉन्च की गई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भावनगर से लेकर सूरत तक है। सूरत में हजीरा इन सूरत और गोगा इन भावनगर के बीच में ये 370 किलोमीटर का बाय रोड का जो एरिया है उसे रिड्यूस करके 90 किलोमीटर का एरिया रह जाएगा सी रूट का। ठीक है, तो आपको समझे रो फेरी, रो क्या होता है, या रो क्या, रोल ऑन रोल ऑफ। पूरा पूरा जहाज लोड करते हैं, पूरा जहाजी पूरा ट्रक व्हीकल पूरे लोड होते हैं। फिर वैसे पैसेंजर के लिए भी सुविधाएं होती है, बाय पैसेंजर भी इसमें जा सकते हैं। देखिए ये मैप में ये यहाँ पर है भावनगर और इधर है सूरत, ये ठीक है। तो यहाँ से जब बाय रोड इस एरिया से जाया जाएगा तो ये 370 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पे लोड किया जहाज़ को, यहाँ से उतार दिया तो ये मात्र 90 किलोमीटर का एरिया। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल जो एरिया है वो मात्र 90 किलोमीटर का एरिया है। और इस 90 किलोमीटर एरिया यहाँ 370 जाने में और यहाँ 90 जाने में टाइम बचेगा। तो इस क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक वाला है जो सूरत से कहाँ जाना चाहता है, भावनगर जाना चाहता है, तो वो यहाँ पर ट्रक लाएगा, उसके ट्रक को जहाज़ में लोड करवा दिया जाएगा और फिर जहाज़ उसके ट्रक को यहाँ पे उतार देगा। तो उसका पेट्रोल डीजल बच जाएगा उतने खर्चे में उसका, और उससे कम समय में उसका व्हीकल है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ये रो फेरी परियोजना कहाँ से शुरू की गई है, तो हजीरा सूरत से लेकर के घोघा भावनगर तक की शुरू की गई है। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा सागरमाला परियोजना, ये कौन सी परियोजना के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो सागरमाला परियोजना के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और सागरमाला परियोजना क्या है, तो इस परियोजना के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने की परियोजना है और जो भारत की 7500 किलोमीटर के करीब समुद्री तटीय रेखा है उस रेखा के इर्द गिर्द अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विकास को डेवलप करना है। ठीक है, और 8 तटीय राज्य चिन्हित किए गए थे। ये 8 तटीय राज्य जो हैं, और केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय उसकी नोडल एजेंसी थी। वर्तमान में इसे क्या कहा जाएगा, केंद्रीय जो मंत्रालय है वो कौन सा हो जाएगा, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। परियोजना के उद्देश्य वगैरह पढ़ लीजिएगा आप आसानी से, मोटा मोटी डेवलपमेंट होता है इनका। नेक्स्ट देखिएगा, प्ले इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर से नोटिफिकेशन। सेंटर ने क्या किया, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, उसमें नए सीमांकन के लिए 56,825 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 6 राज्यों में घोषित किया है। उसे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी गई है। तो चर्चा मेरा है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंसिटिव एरिया घोषित करना चाहता है और एक एनजीओ ने दलील दी है कि इससे क्या है, वहाँ पे जो किसान खेती कर रहे हैं उनके खेत भी क्या है इस सेंसिटिव एरियाज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दलील है। नेक्स्ट देखिए, मीडियम इंटेंसिटी क्वेक हिट्स साउथ गुजरात के साउथ में, यहाँ देखिए यहाँ सूरत है, सूरत के जस्ट पास भरूच में क्या आया है, एक छोटा भूकंप महसूस किया गया है। ठीक है, इधर ध्यान रखिए, भावनगर इधर है और इधर से सूरत गुजरात के बीच में रो फेरी परियोजना क्या की गई, शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों में देखिए, सबसे पहले खबर क्या है, ये आपको इस खबर में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, बस ये देना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन साहब है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन साहब है। और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं, ये मैनचेस्टर का जो मार्कुस रेशफोर्ड है, मार्कुस रेशफोर्ड है, इसने क्या है कि अपनी एक अच्छी खासी धनराशि है वो इंग्लैंड में जो फूड नहीं मिल पा रहा उनको लोगों को दान देने की घोषणा की है। बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात को कवर किया है और उन्होंने भी क्या कहा है कि गवर्नमेंट इसके लिए 170 मिलियन पाउंड या रुपए पहले से क्या कर रही है, खर्च कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्लैश बिटवीन फिटल, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, नामीबिया उस रिपोर्ट डिपेंडेंट, इथोपिया जो देश है उस देश में क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। मैंने पहले आपको, हमारी पहले बात हो चुकी है, इथोपिया देश में क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। और उसी के परिणाम स्वरूप यूएनओ ने और अन्य जो एजेंसी जो उन्होंने बताया कि अगर इस गृह युद्ध को शांत नहीं किया गया तो कम से कम 6 लाख के करीब लोगों को क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, इथोपिया के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, ठीक है, इथोपिया के जो अबे अहमद नाम से कोई प्रधानमंत्री है, जिनको 2019 में क्या मिला हुआ है, राष्ट्रपति हैं, उनको 2019 में शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इसके बारे में हमने चर्चा पहले पीछे वाली जो वीडियोज़ है उनमें कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, और यहाँ पे जो बाइडेन साहब है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है। पिछली वीडियोज में हमने राष्ट्रपति पर चर्चा कर ली है और ये 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के बन जाएंगे। कौन से नंबर के बनेंगे, तो 46। कौन से राष्ट्रपति बनेंगे, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ध्यान रखना, ये पहले 47वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं ओबामा साहब के कार्यकाल में, और अब 46वें नंबर के क्या बन जाएंगे, अमेरिका राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप साहब 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और ध्यान रखिए 11वें ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपना कार्यकाल 2 साल के लिए दोबारा नहीं बढ़ा पाए, ऐसे ही 11वें राष्ट्रपति हैं। और हमने चर्चा की थी कि जो सीनियर जॉर्ज बुश हैं वो इससे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल 2 साल से नहीं बढ़ा पाए थे। 1989 से लेकर 1993 तक का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हो रहे थे। फिर 1993 से लेकर के 2001 तक जो बिल क्लिंटन साहब रहे थे, 2001 से 2008 तक। फिर जूनियर जॉर्ज बुश साहब रहे थे 2008 से लेकर के फिर 2008 साल तक, अपने 16 तक बात करें तो फिर 16 तक कौन रहे थे राष्ट्रपति, तो बराक ओबामा साहब रहे थे। और फिर बराक ओबामा साहब के बाद में 16 से 20 तक वर्तमान तक राष्ट्रपति कौन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब रहे थे। ठीक है, ये अमेरिकन राष्ट्रपति की हिस्ट्री की चर्चा हमने पूर्व में की जा चुकी है। तो जो बाइडेन साहब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, मोटी पर ध्यान रखना, और यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और इसी के साथ एक अच्छी खबर आई है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो बनी है, वो बनी तो नहीं है लेकिन बनने की संभावनाएं कमला हैरिस की हैं। ये जो बाइडेन साहब की घोषणा थी कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो कमला हैरिस को, और कमला हैरिस का संबंध भारत से है और इनकी माता भारत के तमिलनाडु से थी। ध्यान रखना, टीएन तमिलनाडु से थी। कमला हैरिस का संबंध भारतीय किस राज्य से है, तो टीएन तमिलनाडु से, इनकी माता तमिलनाडु से थी। और हम संबंध वगैरह ज्ञात करने में तो एक्सपर्ट होते ही हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, न्यूजीलैंड की सरकार में भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन को कैबिनेट में शामिल। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने क्या है, भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। इसी नवंबर महीने की एक घटना है। तो इसी नवंबर महीने में 2 महिलाओं ने भारतीय परचम विदेश दुनिया में लहराया है। पहली कमला हैरिस और दूसरी प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की सरकार में भारतीय मूल की कैबिनेट में शामिल हुई हैं। इसके अलावा आज का जो फैक्ट हम लास्ट में चर्चा करेंगे उसमें उन्हीं मुख्य व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने विदेश, भारतीय हैं, मूल के हैं और विदेशों में सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है। नेक्स्ट ध्यान रखिए, यूएई अनाउंस रिलैक्सिंग ऑफ इस्लामिक लॉज फॉर पर्सनल फ्रीडम। यूएई देश है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें या फिर हम इस बात पर चर्चा करें कि इससे यूएई जो देश है उसने क्या किया है कि जो इस्लामिक कानून था वो बहुत ज़्यादा कड़ा कानून था, उसमें थोड़ी सी शिथिलता देकर के लोगों को थोड़ी फ्रीडम दी है, जिनमें 3 मेन चीज़ें हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अलाउंग अनमैरिड कपल टू कोहबिटेट, मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप में अब वहाँ लोग रह सकते हैं, और 21 साल से अधिक के लोग हैं वो आसानी से शराब वगैरह का सेवन कर सकते हैं और उनको लाइसेंस वगैरह लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या है, ऑनर किलिंग को अब एक कानून क्रिमिनलाइजिंग कर दिया, सो कॉल्ड ऑनर कॉलिंग। क्योंकि यूएई में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी महिला का अगर कत्ल कर दिया जाए और उसका कातिल ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि वो महिला परिवार के सम्मान से खिलवाड़ कर रही थी, तो उस व्यक्ति को क्या बाइज्जत रिहा कर दिया जाता था। तो फिलहाल ऑनर किलिंग से, इंडिया में ऑनर किलिंग कहते हैं,
तो फिलहाल यूएई ने ऑनर किलिंग को क्या घोषित किया है, एक जुर्म घोषित किया है। और शराब, आप 21 साल का व्यक्ति, युवा से अधिक व्यक्ति है, वो शराब खरीद सकते हैं और संग्रह भी कर सकते हैं अपने घरों में। और लिव इन रिलेशनशिप को क्या दी है, मान्यता दी है। तो कौन से देश ने दी है, यूएई ने दी है। अगर हम बात करें क्यों दी है, तो मोटा मोटा यूएई क्या चाहता है, इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार चाहता है। और उसी का एक एग्जाम्पल है ये, क्योंकि इससे सलमान जो हैं, सलमान बिन जो भी हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। इनके प्रेसिडेंट का नाम तो है खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये तो इनके प्रेसिडेंट हैं। और इनके वाइस प्रेसिडेंट सलमान साहब हैं। वो क्या चाहते हैं कि अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है ना, जो यूएई की अर्थव्यवस्था है, वो इस वक्त तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था है। उसका 90% तक एरिया तेल पर आधारित है। वो चाहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था 90% तेल को छोड़ करके 90% किसी अन्य उत्पाद पर आधारित हो जाए। इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, औद्योगिक इकाइयों को डेवलप करना है, और बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संबंध भी व्याप्त करने पड़ेंगे। और इसी का एक परिणाम है कि यूएई ने अपने इस्लामिक कट्टरवाद को थोड़ा सा छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रेसिडेंट कौन है, तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। और अबू धाबी क्या है, यूएई की राजधानी है। नेक्स्ट, बिजनेस शेड्यूल में जो खबर आई थी, डोमेंटाइजेशंस की 4 साल पूरे हो गए हैं, जिसे नोटबंदी या विमुद्रीकरण बोला जाता है, जिसके 4 साल हो गए। विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी राज्य में प्रचलित एक सामान्य करेंसी या मुद्रा को क्या करता है, चलन से बाहर कर देता है। और इसका मोटा मोटा फ़ायदा ये होता है कि बाद में वो नोट बदलने की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में क्या लोग अपने घरों में जो पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को कहाँ लेकर आते हैं, बैंकों में लेकर आते हैं। ठीक है, बाद में जब वो संचय द्वारा करेंगे अपने घरों में उतना पैसा, तब तक एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। तब तक बैंक के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, और सरकार के पास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। तो विमुद्रीकरण के ये कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया थोड़ी सी कड़ी प्रक्रिया है, जिसमें लोग जनजीवन थोड़ा सा प्रभावित होता है। और मोटा मोटी इसके फ़ायदे और नुकसान पर हमने क्या पहले वीडियो बना चुकी है, तो वो देख लीजिएगा आप। तो मोटा मोटी इसके 4 साल हो गए हैं, और उन्हीं पर ये चर्चाएं हैं। ठीक है, इसकी स्पेशल एक और वीडियो द्वारा बना लेंगे। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 2016, कल 8 नवंबर 2016 ही थी। तो 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस डिसीजन ऑफ, ये जो भी डिसीजन था मित्रों, आज की रात 12 बजे बाद सेबी ने बनाई म्यूचुअल फंड की नई कैटेगरी। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या पहले 3 कैटेगरियाँ होती, स्मॉल, मिड और लॉन्ग कैप। ठीक है, मोटा मोटी आप समझेंगे स्मॉल, मिड और लॉन्ग का मतलब क्या, लॉन्ग टाइम टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब 2 या 5 या 10-15 साल के लिए होता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, कभी भी निकाल सकते हैं। तो इन पर क्या है, एक अलग ही कैटेगरी बनाई है, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी बनाई है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो स्मॉल मिड इनमें है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी, उनको 25% प्रत्येक में इन्वेस्टमेंट करना होता था। अब वो फ्लैक्सी कैप में क्या कर सकती है, 65% इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और ये उन तीनों कैटेगरियों का ही मिक्सअप ही है। ठीक है, फ्लैक्सी कैप नाम से एक नई कैटेगरी बनाई सेबी ने, म्यूचुअल फंड में बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और खेल से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनमें सबसे ज़बरदस्त जो खबर आई है वो आई अलेक्जेंडर जेवरेव जो साहब हैं। अलेक्जेंडर जेवरेव साहब हैं, इन्होंने पेरिस जो मास्टर फाइनल चल रहा था उसका सबसे बड़ा उल्टफेर किया, और नडाल साहब को, राफेल नडाल साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और फाइनल में अब ये टकरेंगे। तो आपको फाइनल वाला जो उत्तर है उसको याद करने में अब थोड़ी सी क्या होने वाली है, दिक्कत।